राष्ट्रीय स्तर पर आयोजित होने वाली विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं में पेपर लीक को रोकने के लिए केंद्र सरकार एक विशेष कानून लेकर आई है। 5 फरवरी की संसद में सार्वजनिक परीक्षाओं के अवैध साधनों की रोकथाम विधेयक 2024 नामक विधेयक पेश किया गया। लोकसभा और राज्यसभा ने इस विधेयक को मंजूरी दे दी। कल जब इसे राष्ट्रपति की मंजूरी के लिए भेजा गया तो द्रौपदी मुर्मू ने इस बिल पर हस्ताक्षर कर दिया है। वैएसआर कांग्रेस पार्टी के कुछ मौजूदा सांसद और विधायक विपक्षी के ओर देख रहे हैं। कुछ पहले ही टीडीपी में शामिल हो चुके हैं, कुछ जनसेना में शामिल हो गए हैं। ऐसी मुहिम चल रही है कि कुछ लोग टीडीपी की ओर भी देख रहे हैं। नेल्लूर के सांसद अंदाला प्रभाकर रेड्डी ने उस अभियान पर प्रतिक्रिया दी। मैंने कहा कि उन्होंने चंद्रबाबू से मुलाकात की थी। कुछ लोग 1 साल से गलत सूचना फैला रहे हैं कि वो पार्टी बदल देंगे। हर बार मैं स्पष्टता देता हूँ, उन्होंने ऐसा किया। एक बार फिर साफ है कि पार्टी बदलने का मेरा कोई इरादा नहीं है। इस बार भी मैं वाईसीपी की ओर से चुनाव लड़ रहा हूँ, चाहे नेल्लूर ग्रामीण से विधानसभा हो या नेल्लूर लोकसभा हो। यह मुख्यमंत्री वाईएस जगन मोहन पर निर्भर करेगा, रेड्डी का फैसला। जनता दल यूनाइटेड विधायक सुधांशु शेखर ने 13 फरवरी को दावा किया कि राजद ने उन्हें बिहार में फ्लोर टेस्ट के दौरान क्रॉस वोटिंग के लिए एक मंत्रालय पद और 5 करोड़ रुपए की पेशकश की थी। मैं अपने नेता के प्रति वफादार हूँ। मैंने एफआईआर में सारी जानकारी दे दी है। मैं किसी दबाव में नहीं हूँ। मुझे बहुत बड़ा ऑफर मिला। मुझे एक मंत्रालय और रुपये की पेशकश की गई थी। 5 करोड़ मुझे इंटरनेट के माध्यम से एक कॉल प्राप्त हुई। वे मुझसे मिलना चाहते थे, लेकिन मैंने उन्हें समय नहीं दिया, सुधांशु शेखर ने कहा है। मैं अपने नेता के तरफ श्रद्धा रखता हूं, भगवान के तरह मानता हूं, और उन पे जो उंगली उठाएंगे मैं बर्दाश्त नहीं करूंगा। अच्छा सुधांशु जी, सही में उंगली कौन उठा रहा है? जो अपहरण करता था वो हमारे ही पार्टी के जो सदस्य है वही लोग उंगली उठा रहे थे। आप लोगों ने देखा जो खेला हो रहा था, खेला होते होते बचा। तो कौन विधायक है? नाम लेना नहीं चाह रहे। आप तो एफआईआर में नाम दे चुके, नाम देने में अब दिक्कत क्या है? हमने सारा डिटेल दे चुका है एफआईआर के कॉपी में, आप देख लीजिए। कितना का मौका मिला था? डॉक्टर संजीव कह रहे हैं कि आपसे बात हुई, आपने कहा कि मैं दबाव में दे दिया। इस तरह का मैंने कोई दबाव में नहीं दिया है। मेरे साथ घटना घटी है, ये सच बात है और ये सभी लोग जानते हैं। क्या ऑफर मिला था? कितना का ऑफर था? क्या ऑफर मिला था? ये सारी क्या ऑफर था? क्या ऑफर क्या मिला? ऑफर क्या मिला था हुजूर? ऑफर तो बहुत बड़े बड़े मिलते हैं। अरे जब एफआईआर में लिखा है तो बता दीजिए ना। अरे हम कितना लाख मंत्री पद क्या मिला? अरे करोड़ में होगा। 5 का ऑफर मिला था। 5 करोड़? कितना कितना? 5 का ऑफर। 5 क्या? करोड़। रात्रि विश्राम के बाद किसान दिल्ली कुछ करने की जुगत में लगे हैं। पुलिस पूरी तरह से अलर्ट है। देखा जाए तो दिल्ली को सुरक्षित बनाने के लिए बॉर्डर को सील किए गए। दिल्ली पुलिस के जवानों को तैनात किया गया है। किसानों की दिल्ली चलो मार्च के आज दूसरा दिन है। प्रदर्शनकारियों को काबू में रखने के लिए पुलिस ने किसानों पर सुबह से ही आंसू गैस के गोले दागने शुरू कर दिए हैं। प्रदर्शन और सुरक्षा के बीच दिल्ली की जनता सड़कों पर फंस गई है। लंबे जाम होने के कारण लोगों को घंटों रोड पर इंतजार करना पड़ रहा है। मैं नोएडा में रहता हूँ, मुझे दिल्ली जाना होता है डेली। आज 2 घंटे से ऊपर हो गए हैं, इतना लंबा जाम लगा पड़ा है। बेसिकली सारा शेड्यूल खराब हो गया। इतनी इंपॉर्टेंट मीटिंग्स थी डिपार्टमेंट के अंदर, सब चीज़ों के अंदर। तो हर साल कुछ ना कुछ ये ड्रामा हो जाता है। आई डोंट नो सरकार इतनी इनसेंसिटिव क्यों है बेसिकली, या फिर फार्मर्स का क्या इशू है, इसको बैठ के सॉल्व करें। सारे लोगों को इतनी दिक्कत हो रही है, बहुत ज़्यादा दिक्कत हो रही है। कैसे ऑफिस जाए, कैसे काम करे, कितना हमारी इकनॉमी में इसका नुकसान हो रहा है। कोई देखने वाला नहीं, कुछ सुनने वाला ही नहीं है। महीने महीने पर फार्मर बैठे रहते हैं यहाँ पे। कितना मतलब कौन सुने, कौन समझे इस बात को बेसिकली। मतलब लाखों रुपए का नुकसान हो जाता है काम के लिए बेसिकली। मैं साकेत कोर्ट जा रहा हूँ, मेरी माँ कोर्ट में है और जाम लगा हुआ पीछे से आता है, यहाँ पूरा जाम लगा हुआ है सारा। हाँ, नोएडा में कहाँ रहते हैं? NRI सेक्टर 45। कितनी समस्या हो रही है? समस्याएं तो है भैया, ट्रैफिक जाम है तो आंदोलन होंगे तो जाम होंगे। ट्रैफिक कब से फटे जाम है आप? मैं अभी आधा घंटा हो गया करीब। क्या कहेंगे सरकार से?
बस सरकार से करें, निपटाएंगे कि तो लोकतंत्र है, जिसकी जो मर्जी करे, क्या कह सकते हैं उसके लिए। अच्छा नितिन बताइए, कहाँ से आ रहे हैं पीछे से? सर हरिद्वार से आ रहे हैं हम। हाँ जी। अच्छा, किसान फिर से दिल्ली कूच कर चुके हैं, इससे आम लोगों को परेशानियां बढ़ गई हैं। परेशानी क्या है, इस सफर में हम आ रहे हैं, परेशानी तो हमको हो रही है यहाँ पे, ये है बस। अब जाना है वहाँ पे, भैया और भी है, हम जाना है आगे में, और वो वेट कर रहे हैं फिलहाल तो भी। अब पता नहीं किस टाइम जाम से हटेंगे हम। पंजाब किसान मजदूर संघर्ष समिति के महासचिव सरवन सिंह पंदेर ने दिल्ली चलो मार्च निकाल रहे प्रदर्शनकारी किसानों की मांगों का विवरण साझा किया। उन्होंने कहा कि अगर एमएसपी की गारंटी वाला कानून इतनी जल्द नहीं बन सकता तो केंद्र को कम से कम कानूनी गारंटी तो देना ही चाहिए। उन्होंने कहा, मीडिया में ऐसी खबरें हैं कि एमएसपी गारंटी कानून इतनी जल्द नहीं बन सकता। हम बस इतना कह रहे हैं कि हमें उस पर कानूनी गारंटी दी जाए ताकि हम उससे नीचे फसल ना बचे। एमएसपी इसलिए किसी समिति का कोई सवाल ही नहीं है। हम चाहेंगे कि प्रधानमंत्री आगे बढ़े और किसानों से बात करें। चाहेंगे माननीय प्रधानमंत्री जी आगे आएं और किसानों से वार्ता करें। 2012 में जब माननीय प्रधानमंत्री जी मुख्यमंत्री थे तो वो कंज्यूमर अफेयर कमेटी के चेयरपर्सन थे, तो उन्होंने जो आज मांग हम कर रहे हैं उनकी सिफारिश की थी कि एमएसपी खरीद की गारंटी का कानून बनना चाहिए। मीडिया में अभी बातें आ रही हैं कि सरकार बोल रही है कि ये जो एमएसपी खरीद की गारंटी का कानून है ये बन नहीं सकता इतनी जल्दी। मैं फिर आपके माध्यम से कहना चाहूँगा कि ये 23 फसलों के ऊपर एमएसपी अनाउंस करते हैं। सीएसीपी की रिपोर्ट के अनुसार सारी कैलकुलेशन होती है पूरे देश से। तो जिन फसलों के ऊपर आप एमएसपी दे रहे हैं, पहले से अनाउंस करते हैं, कुछ की खरीद करते हैं, बाकियों की खरीद नहीं करते। हम तो इतना ही कह रहे हैं ना, उसके ऊपर लीगल गारंटी दे दीजिए भी उस एमएसपी से नीचे हमारी फसल ना बने। किसान और खेत मजदूर का कर्ज खत्म कीजिए। लखीमपुर खीरी देखिए, अभी 1 महीना रह गया। हमने बोला आप अगर देश के किसान का हृदय शांत करना चाहते तो उनसे इस्तीफा ले लीजिए, उनके लिए भी सरकार तैयार नहीं है। दूसरी सभी केस वापस लेने हैं, बिजली संशोधन बिल है और पोल्यूशन एक्ट से किसान को निकालना, फसली बीमा योजना है जिससे अपने दम पर सरकार करे, नरेगा है, मजदूर की 200 दिन 700 रुपये दिहाड़ी है, विश्व व्यापार संस्था से भारत बाहर है, 11 मेंबरी जो सूत्री ये मांग पत्र है। लेकिन मुझे लगता नहीं है कि सरकार सिंसियर है। जो मीडिया में अभी बातें आ रही हैं कि सरकार बोल रही है कि ये जो एमएसपी खरीद की गारंटी का कानून है ये बन नहीं सकता इतनी जल्दी। मैं फिर आपके माध्यम से कहना चाहूँगा कि ये 23 फसलों के ऊपर एमएसपी अनाउंस करते हैं। सीएसीपी की रिपोर्ट के अनुसार सारी कैलकुलेशन होती है पूरे देश से। तो जिन फसलों के ऊपर आप एमएसपी दे रहे हैं, पहले से अनाउंस करते हैं, कुछ की खरीद करते हैं, बाकियों की खरीद नहीं करते। हम तो इतना ही कह रहे हैं ना, उसके ऊपर लीगल गारंटी दे दीजिए भी उस एमएसपी से नीचे हमारी फसल ना बने। तो इसमें कमेटी का तो सवाल नहीं है, सीएसीपी की रिपोर्ट आपके पास है। आप कांग्रेस संसदीय दल की अध्यक्ष सोनिया गांधी के जयपुर से राज्यसभा नामांकन दाखिल करने पर गोविंद सिंह डोटासरा ने कहा कि उनके सभी विधायक जयपुर में हैं और जो भी राज्यसभा सीट के लिए राजस्थान में उम्मीदवार होगा वह जीतेगा। एएनआई से बात करते हुए गोविंद सिंह ने कहा, प्रदेश कांग्रेस कमेटी एलओपी हमारे प्रभारी और सभी नेताओं ने सोनिया गांधी से आग्रह किया था कि अगर वह राज्यसभा चुनाव लड़ने का फैसला करती है तो वे राजस्थान में नामांकन दाखिल करें। हमने उन्हें राज्य में आमंत्रित किया था। हमें अलर्ट मोड पर रहने के लिए कहा गया है। हमारे सभी विधायक आज जयपुर में हैं। यहाँ से जो भी उम्मीदवार होगा वह जीतेगा। चुनाव का है और सूचना ये है कि सोनिया गांधी जी राजस्थान से प्रत्याशी होंगी। कुछ ही देर बाद दिल्ली से रवाना होकर यहाँ पर नामांकन भरेंगे। देखिए, प्रदेश कांग्रेस कमेटी, नेता प्रतिपक्ष और हमारे प्रभारी रंधावा साहब और हम सब नेताओं ने आग्रह किया था कि सोनिया गांधी जी अगर राज्यसभा में आती हैं तो राजस्थान से आए तो ये हमारा सौभाग्य होगा। और हमने आमंत्रित किया था आदरणीय मैडम को कि आप राजस्थान से राज्यसभा से आइए, हमें बहुत खुशी होगी। अब देखते हैं पार्टी आला कमान क्या निर्णय लेता है। हमें अलर्ट मोड के लिए कहा गया है। सारे विधायक हमारे यहाँ हैं, जो भी आला कमान प्रत्याशी देंगे उनके लिए हम तैयार हैं। सारे एमएलए हमारे जो है
70+1 71 MLA हमारे राजस्थान में आज जयपुर में हैं। आज आएँ, कल आएँ, कल 3 बजे तक का नामांकन है। जब भी आला कमान का निर्देश होगा, पूरी पार्टी और पूरे विधायक एकजुट होकर के उनके साथ में हैं और जो भी प्रत्याशी आएगा वो 100% जीतेगा। प्रधानमंत्री मोदी के अबू धाबी यात्रा के दौरान यूएई राष्ट्रपति MH मोहम्मद बिन जायद अल नहयान ने हवाई अड्डे पर उनका गर्मजोशी से स्वागत किया। नेताओं ने संबंधों को मजबूत करने के प्रति अपनी प्रतिबद्धता प्रदर्शित करते हुए द्विपक्षीय बैठक की। संयुक्त अरब अमीरात में रुपे कार्ड स्टेट की शुरुआत एक महत्वपूर्ण मील का पत्थर थी। प्रधानमंत्री ने अहलान मोदी सामुदायिक कार्यक्रम में भी भाग लिया, जहां उन्होंने भारत और यूएई के बीच मजबूत संबंध की प्रशंसा की, जिसमें राजनयिक और लोगों के स्तर पर मौजूद स्थायी दोस्ती पर प्रकाश डाला गया है। हमारा जीवन काल इन दोनों का एक प्रकार से एक नया युग शुरू हो रहा है फिनटेक का। एक्ट्रेस और सिंगर मल्लिका राजपूत उर्फ विजय लक्ष्मी की मौत हो गई। 13 फरवरी देर रात सुल्तानपुर स्थित में उनके घर में मल्लिका का मृत पाया गया। वो 35 साल की थी। पुलिस के मुताबिक मल्लिका राजपूत का शव उनके घर के कमरे के पंखे से लटका मिला। मल्लिका की मौत के बाद से ही इंडस्ट्री में हड़कंप है। उनके घरवाले भी सदमे में हैं। रूस यूक्रेन युद्ध को 2 साल होने को है, लेकिन यह संघर्ष थमने का नाम नहीं ले रहा है। ब्लूमबर्ग के मुताबिक इस बीच एक्स और टेस्ला जैसी कंपनियों के मालिक एलन मस्क का कहना है कि रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन यूक्रेन के खिलाफ युद्ध हार की नहीं सकते। मस्क ने यह बात अमेरिकी सीनेटरों से चर्चा के दौरान कही। मस्क ने सोमवार को एक्स प्लेटफॉर्म पर यह फोरम में बताया कि उन्होंने अमेरिकी सीनेटरों संग चर्चा की। इसमें सीनेट बिल के विरोधी शामिल थे, जो रूसी के खिलाफ 2 साल पहले शुरू हुए युद्ध में यूक्रेन को लड़ने के लिए और सहायता देगा। तेलंगाना में तबादलों का दौर जारी है। संसदीय चुनाव के मद्देनजर सरकार ने राज्य में बड़े पैमाने पर अधिकारियों के तबादले किए हैं, लेकिन इसी कड़ी में राज्य सरकार ने लोकसभा चुनाव के मद्देनजर एक अहम फैसला लिया है। राज्य में 40 नगर निगम आयुक्तों का तबादला कर दिया गया है। तेलंगाना सरकार ने इस आशय का आदेश जारी कर दिया है। राज्य सरकार ने उन इलाकों की रिपोर्ट कल तक देने का आदेश दिया है। सरकार ने पहले ही तेलंगाना पंचायत राज विभाग में बड़े पैमाने पर तबादले करने के आदेश जारी कर दिए हैं। राज्य सरकार ने ग्रामीण विकास विभाग में 105 लोगों को तबादला किया है। तेलंगाना सरकार ने सीईओ, DRDO, अतिरिक्त DRDO और DPO का तबादला करने का आदेश जारी किया है।